नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत अ कंप्लीट सागा सीजन 1 में। पिछली बार हमारी चर्चा वैवाहिक पर्व पर हुई थी, जहां एक बड़ा ही ड्रामेटिक मोमेंट आया। राजा द्रुपद ये जानकर हैरान थे कि द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से होगा। हाँ, और तब महर्षि व्यास ने आकर उस विवाह के पीछे का दिव्य रहस्य समझाया था। बिल्कुल, कि कैसे पांडव 5 इंद्रों के और द्रौपदी देवी श्री का अवतार हैं, और उसके बाद ही ये विवाह संपन्न हो पाया। और आज हम उस कहानी को आगे बढ़ाएंगे विदुरागमन राज्यसभा पर्व के साथ। ये वो चैप्टर है जहां पांडवों के जिंदा होने और पांचालों से उनके अलायंस की खबर हस्तिनापुर पहुंचती है। और कुरु दरबार में मानो एक पॉलिटिकल बॉम्ब फट जाता है। हाँ, अब सवाल ये नहीं था कि पांडव जिंदा हैं, सवाल ये था कि अब उनका क्या किया जाए। बिल्कुल, ये हस्तिनापुर के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। अब तक दुर्योधन और उसके साथी ये मान कर चल रहे थे कि उनका रास्ता साफ है। उन्हें लगा था लाक्षागृह के बाद सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी है। एग्जैक्टली, लेकिन पांडवों की वापसी, और वो भी पांचाल नरेश द्रुपद जैसे शक्तिशाली ससुर के साथ, ये उनके सारे प्लान्स पर पानी फेर देती है। अब ये सिर्फ एक पारिवारिक मामला नहीं था। नहीं, अब ये 2 राज्यों के बीच एक पावर स्ट्रगल की शुरुआत थी। सही कहा। तो जब ये खबर हस्तिनापुर के दरबार में पहुंची तो रिएक्शन कैसा था? मुझे यकीन है कि वहां सिर्फ खुशी या दुख नहीं होगा, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल कैलकुलेशन शुरू हो गई होगी। एग्जैक्टली, दरबार साफ तौर पर 2 खेमों में बट गया था। और ये सिर्फ पांडव और कौरवों का बंटवारा नहीं था, ये एक पुरानी और नई सोच की लड़ाई थी। अच्छा। हाँ, एक तरफ थे भीष्म, द्रोण और विदुर, जिन्हें हम ओल्ड गार्ड कह सकते हैं। उनके लिए ये वंश की इज्जत और राजधर्म का सवाल था। वो जानते थे कि नियम के हिसाब से राज्य पर पांडवों का हक है। बिल्कुल। और दूसरा खेमा था दुर्योधन का। जाहिर है। हाँ, और ये खेमा ज्यादा आक्रामक था। दुर्योधन, कर्ण और शकुनी ये माइट इज राइट की नई अग्रेसिव पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उनका तर्क तो साफ था, हमने जो हासिल किया है वो हम वापस नहीं देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। उनके लिए पांडवों की वापसी एक पर्सनल हार और एक सीधा खतरा थी। दरबार में खलबली मच गई थी। दुर्योधन का खेमा तो गुस्से से जल रहा होगा। बहुत ज्यादा। और भीष्म जैसे लोग जानते थे कि अब असली मुश्किल शुरू हुई है। इस पूरे क्योस के बीच धृतराष्ट्र कहाँ खड़े थे? एक राजा के तौर पर और एक पिता के तौर पर ये उनके लिए सबसे बड़ी परीक्षा रही होगी। और वो इस परीक्षा में हमेशा की तरह कंफ्यूज थे। उन्होंने दुर्योधन को बुलाया और कहा, मेरे प्रिय पुत्र, अब हमें क्या करना चाहिए? मतलब उन्होंने सीधा दुर्योधन से ही सलाह मांगी। हाँ, और कहा पांडव लौट आए हैं और द्रुपद के साथ उनका गठबंधन हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस पर दुर्योधन और कर्ण ने उन्हें भड़काने की पूरी कोशिश की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, पिताश्री, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। हमें पांडवों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए या उन्हें आपस में ही लड़वा देना चाहिए। ये तो सीधी सीधी युद्ध की बात हो गई। बिल्कुल, अगर हमने उन्हें मौका दिया तो वो हमारा राज्य छीन लेंगे, ये उनका डर था। लेकिन भीष्म और विदुर जैसे लोग इस पर चुप तो नहीं बैठे होंगे, खासकर विदुर जिनकी नीतियां आज भी रेलेवेंट मानी जाती हैं। बिल्कुल नहीं। यहीं पे विदुर ने इंटरवीन किया। उन्होंने धृतराष्ट्र को जो सलाह दी वो सिर्फ इमोशनल अपील नहीं थी, वो विदुर नीति का सार था। मतलब धर्म, अर्थ और राजनीति का एक ब्रिलियंट मिक्स। एग्जैक्टली। विदुर ने सबसे पहले धर्म का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, राजन, पांडव आपके भतीजे और पांडु के पुत्र हैं। शास्त्र और परंपरा के अनुसार राज्य पर पहला अधिकार उन्हीं का है। और ये भी कि आप सिर्फ एक रीजेंट के तौर पर गद्दी पर बैठे हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। धृतराष्ट्र टेक्निकली राजा थे ही नहीं, वो सिर्फ अपने भाई की जगह काम कर रहे थे। और विदुर ने उन्हें यही याद दिलाया। हाँ, फिर वो आए अर्थ यानी पॉलिटिक्स और स्ट्रेटेजी। उन्होंने समझाया पांडव अब अकेले नहीं है। हाँ। उनके साथ द्रुपद और धृष्टद्युम्न जैसे योद्धा हैं। तो उन पर हमला करना मतलब पांचाल राज्य से सीधा युद्ध मोल लेना। बिल्कुल, और ये एक ऐसा युद्ध होता जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था। हाँ। उन्होंने एक तरह से जियोपॉलिटिकल थ्रेट समझाया। हाँ, कि एक असंतुष्ट और शक्तिशाली पड़ोसी, भले ही वो रिश्तेदार हो, राज्य के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। सही बात। पांडवों का ये नया अलायंस हस्तिनापुर को घेर सकता था। हाँ। और उनका तीसरा आर्ग्यूमेंट क्या था? तीसरा और शायद सबसे पावरफुल आर्ग्यूमेंट था प्रजा का। हाँ, विदुर ने कहा, राजन, नगर में जाकर देखिए, प्रजा पांडवों की वापसी का उत्सव मना रही है। वो युधिष्ठिर को अपना राजा मानती है। और अगर आपने प्रजा की इच्छा के खिलाफ कोई कदम उठाया तो राज्य में विद्रोह हो सकता है। तो विदुर ने धर्म, बाहरी खतरा और इंटरनल स्टेबिलिटी,
तीनों मोर्चों पर धृतराष्ट्र को घेर लिया था। उन्होंने साफ कहा, जिसकी किस्मत खराब हो सिर्फ वही इंसान शांति की जगह युद्ध का रास्ता चुनेगा। इन तर्कों के सामने तो किसी भी राजा को झुक जाना चाहिए। तो क्या धृतराष्ट्र मान गए या पुत्र मोह फिर से हावी हो गया? धृतराष्ट्र फंस गए थे। एक तरफ विदुर और भीष्म की तर्कसंगत बातें थीं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, और दूसरी तरफ दुर्योधन का हठ था, जो उन्हें कमजोर कर रहा था। काफी सोचने के बाद उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला, एक डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन। क्या था वो? उन्होंने फैसला किया कि वो विदुर को एक दूत बनाकर पांचाल भेजेंगे और पांडवों को सम्मान के साथ हस्तिनापुर वापस बुलाएंगे। एक मिनट, ये चुनाव अपने आप में एक कहानी कहता है। किसी और को क्यों नहीं भेजा? कर्ण को क्यों नहीं, या आपने किसी मंत्री को? अच्छा सवाल है। विदुर को ही भेजना एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मैसेज था, है ना? ब्रिलियंट पॉइंट। विदुर को भेजना एक मास्टर स्ट्रोक था। ये एक संदेश था, सिर्फ पांडवों को नहीं बल्कि राजा द्रुपद को भी। क्योंकि सब जानते थे कि विदुर हमेशा से पांडवों के हितैषी रहे हैं। हाँ, लाक्षागृह के षड्यंत्र से भी उन्होंने ही पांडवों को बचाया था। तो जब विदुर दूत बनकर जाते हैं तो ये एक गारंटी की तरह था कि इस बार कोई धोखा नहीं होगा। ये हस्तिनापुर की तरफ से शांति का सफेद झंडा था। बिल्कुल। अगर दुर्योधन या कर्ण जाते तो द्रुपद इसे एक धमकी या अपमान समझते। तो विदुर जब पांचाल पहुंचे तो माहौल कैसा था? क्या द्रुपद और पांडवों ने आसानी से उनकी बात मान ली? विदुर का स्वागत बहुत सम्मान के साथ हुआ। द्रुपद उन्हें एक मित्र और शुभचिंतक के रूप में देखते थे। अच्छा। विदुर ने धृतराष्ट्र का संदेश सुनाया, जिसमें बहुत मीठी मीठी बातें थीं। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि पांडव जीवित हैं। पूरा हस्तिनापुर उनकी वापसी का इंतजार कर रहा है। और पांडवों को द्रौपदी और कुंती के साथ हस्तिनापुर आने का निमंत्रण दिया। हाँ, द्रुपद इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि उनकी बेटियों का विवाह सही जगह हुआ है और अब पांडवों को उनका हक मिल जाएगा। और पांडव भी तैयार हो गए। वो भी अपने ताऊ का निमंत्रण स्वीकार करके हस्तिनापुर लौटने के लिए तैयार हो गए। और फिर पांडव हस्तिनापुर लौटे। शहर के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया होगा। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, दरबार में उनके साथ क्या हुआ? क्या उन्हें उनका पूरा राज्य वापस मिला जिसके वो हकदार थे? नहीं, और यहीं पर कहानी का सबसे दुखद और महत्वपूर्ण मोड़ आता है। ये वो कॉम्प्रोमाइज है जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। अच्छा। जब पांडव हस्तिनापुर पहुंचे तो भीष्म, द्रोण और विदुर के दबाव में धृतराष्ट्र ने उन्हें आधा राज्य देने का फैसला किया। ये एक तरह से दुर्योधन को शांत करने और पांडवों को भी कुछ देने की कोशिश थी। आधा राज्य सुनने में तो ये एक फेयर डील लगती है। फिर इसमें समस्या क्या थी? समस्या कौन सा आधा राज्य मिला उसमें थी। ये बंटवारा बराबरी का नहीं था। मतलब? कौरवों ने हस्तिनापुर का विकसित, समृद्ध और सुरक्षित हिस्सा अपने पास रखा और पांडवों को दिया गया खांडप्रस्थ का क्षेत्र। खांडोप्रस्थ, ये नाम सुना है, लेकिन इसकी असलियत क्या थी? ये कोई बड़ा राज्य था? बिल्कुल नहीं। खांडोप्रस्थ यमुना नदी के किनारे एक उजाड़, बंजर और जंगली इलाका था। ओहो। वो एक घना जंगल था जिसे नाड और असुरों का निवास माना जाता था। वहां न कोई शहर था, न कोई संसाधन। वो जमीन खेती के लायक भी नहीं थी। एक तरह से पांडवों को एक बंजर जमीन देकर कह दिया गया कि जाओ, अपनी किस्मत खुद बनाओ। हाँ, ये अपमान भी था और एक चुनौती भी। मतलब ये न्याय नहीं था। ये तो एक तरह से उन्हें एग्जाइल में भेजने जैसा था, लेकिन अपने ही राज्य के एक कोने में। ये तो अन्याय ही था। आप इसे अन्याय कह सकते हैं या एक बहुत ही चालाक पॉलिटिकल मूव। धृतराष्ट्र का? हाँ, उन्होंने ऐसा करके एक तीर से कई निशाने साधे। पहला, उन्होंने भीष्म और विदुर को दिखा दिया कि देखो, मैंने पांडवों को उनका हिस्सा दे दिया, मैंने धर्म निभाया। दूसरा, उन्होंने दुर्योधन को खुश कर दिया। बिल्कुल। उसे लगा कि पांडवों को एक बेकार बंजर जमीन देकर उनसे पीछा छुड़ा लिया गया है। और तीसरा, उन्होंने पांडवों को एक ऐसी चुनौती दे दी जिसमें उनके सफल होने की उम्मीद बहुत कम थी। हाँ, उन्हें लगा कि पांडव इस बंजर जमीन पर संघर्ष करते करते खत्म हो जाएंगे और कभी हस्तिनापुर के लिए खतरा नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हम इसे धृतराष्ट्र के नजरिए से देखें तो क्या उनके पास कोई और रास्ता था? अगर वो पूरा राज्य पांडवों को दे देते तो क्या हस्तिनापुर में गृहयुद्ध उसी वक्त नहीं छिड़ जाता? दुर्योधन इसे कभी स्वीकार नहीं करता। वही तो। ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। शायद धृतराष्ट्र को लगा कि ये बंटवारा ही उस वक्त गृहयुद्ध को टालने का एकमात्र तरीका था। वो एक कमजोर राजा थे जो टकराव से बचना चाहते थे। लेकिन अच्छे लीडर मुश्किल फैसले लेते हैं, टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं ढूंढते। बिल्कुल। इस बंटवारे ने युद्ध को टाला, खत्म नहीं किया।
इसने एक ही राज्य के भीतर 2 राइवल पावर सेंटर्स बना दिए, एक हस्तिनापुर और दूसरा खांडवप्रस्थ। और इसने दोनों भाइयों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया। हाँ, ये अधूरा न्याय ही आगे चलकर महाभारत के सबसे बड़े युद्ध का कारण बना। और पांडवों ने इस फैसले को स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर ने इस बंटवारे का विरोध नहीं किया। युधिष्ठिर ने इसे स्वीकार कर लिया, शायद इसलिए क्योंकि वो खून खराबा नहीं चाहते थे। वो अपने बड़ों का सम्मान करते थे। हाँ, और उन्हें लगा कि जो भी मिल रहा है उसी से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया और जैसा कि हम जानते हैं, उन्होंने श्री कृष्ण की मदद से उसी बंजर खांडवप्रस्थ को एक भव्य नगर इंद्रप्रस्थ में बदल दिया, जो हस्तिनापुर से भी ज्यादा खूबसूरत और समृद्ध हो गया। और शायद यही बात दुर्योधन को और भी ज्यादा चुभ गई। पांडवों की सफलता ही दुर्योधन की ईर्ष्या का सबसे बड़ा कारण बनी। बिल्कुल। तो आज हमने देखा कि कैसे पांडवों की वापसी ने हस्तिनापुर की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। महात्मा विदुर की बुद्धिमत्ता ने एक बड़े युद्ध को कुछ समय के लिए टाल तो दिया, लेकिन धृतराष्ट्र के अधूरे न्याय और दुर्योधन की ईर्ष्या ने भविष्य के महाविनाश की जमीन तैयार कर दी। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कूटनीति और सही सलाह संकट को टाल जरूर सकती है, लेकिन अगर इरादे साफ न हो और मन में अन्याय का भाव हो तो कोई भी कंप्रोमाइज स्थायी नहीं हो सकता। खांडवाप्रस्थ का मिलना पांडवों के लिए एक अंत नहीं, बल्कि एक नई और कहीं ज्यादा कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। अगली चर्चा में हम देखेंगे कि पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना जीवन कैसे शुरू किया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, महाभारत की कहानी में शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। हाँ, क्योंकि एक ऐसी घटना होती है जहां नारद मुनि के सुझाव पर पांडव एक नियम बनाते हैं कि जब एक भाई द्रौपदी के साथ एकांत में हो तो कोई दूसरा वहां प्रवेश नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन एक ब्राह्मण की मदद करने के लिए अर्जुन को अनजाने में इस नियम को तोड़ना पड़ता है, जिसके कारण उन्हें 12 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ता है। तो अगली बार हम अर्जुन वनवास पर्व पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि उस वनवास में अर्जुन के साथ क्या-क्या हुआ और वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर कैसे लौटे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।